तो बच्चों, पिछले क्लास हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में बात किया था। गॉस ने अपने थ्योरम में क्या कहा था, उन्होंने फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक थ्योरम दिया और उस थ्योरम में उन्होंने कहा था कि फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी के ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत बातें आज और करते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर एक सरफेस है और इसके अंदर चार्ज कुछ इस तरीके से 2q - 3q + 5q - 4q, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस क्या हो रहा है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस 0 हो रहा है। तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या मिलने वाला, फ्लक्स 0। ठीक, लेकिन अगर हम लोग चार्ज को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मान लेते हैं 5q - 4q - 3q + 7q, तो यहाँ से हम लोगों को फ्लक्स दिखेगा -4 - 3 - 7 + 7 कैंसिल 5q। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स तभी हम लोग गॉस थ्योरम का इस यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं जब हम लोग को टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। अगर चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस 0 मिल रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स 0 है। अब हम लोग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से के साथ देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर एक स्फीयर है और इसमें 1 कूलम एक चार्ज है, मान लेते हैं Q, और ऐसा हम लोग सोचते हैं कि इस चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ऐसा सोच लेते हैं, मान लेते हैं। और अगर हम इस सरफेस के अंदर 2q चार्ज लेते हैं और ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि इससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग पहले चार्ज के बेस पे सोचते हैं, क्या इस सरफेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है और वो फ्लक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग को देखना ये है, क्या इस सरफेस के अंदर चार्ज है, तो जवाब है। तो इसका मतलब हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं और फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, q/ε0। ठीक है, क्या इस सरफेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है और क्या उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 2q। तो 2q को यहाँ पुट करेंगे और ε0 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को फ्लक्स मिलेगा। तो चार्ज के बेस पे फ्लक्स सरफेस से जो लिंक होगा उसे कैसे फाइंड करना, ये हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग फ्लक्स को लाइन के बेस पे देखते हैं कि अगर लाइन चार्ज ना दिया जाए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया जाए, जैसा कि अगर इस तरीके से दिया गया है, बस यहाँ से आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या अब ऐसा कहा जा सकता है कि इस सरफेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सोर्स कौन होता है, तो हम लोग जानते हैं चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, इसका मतलब इस सरफेस के अंदर चार्ज है। ठीक, तो अब चार्ज के बेस पे ना कह के हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखकर ये कह सकते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस सरफेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से सोचते हैं, ये एक सरफेस है स्फीयर और एक q चार्ज यहाँ पर है। तो क्या फ्लक्स इस सरफेस से जो लिंक हो रहा है वो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि गॉस ने अपने थ्योरम में कहा था कि चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या है, सरफेस के बाहर है। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसका प्रूफ भी देखा कि अगर चार्ज सरफेस के बाहर हो तो उससे फ्लक्स जो लिंक होता है उस सरफेस से, टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस इज 0। तो इस चार्ज से इस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा उस फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। अब इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टर्म में देखते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहा है। ठीक, जब चार्ज की वजह से 0 हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से भी क्या होगा, 0। तो चार्ज के बेस पे फ्लक्स 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेस पे जवाब दे तो 0। अब इन दोनों में ज़रा फर्क कर लेते हैं, इसमें और इसमें। यहाँ भी एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है। यहाँ पे चार्ज क्या है, सरफेस के अंदर, और यहाँ चार्ज क्या है, सरफेस के बाहर। अगर चार्ज के बेस पे हम लोग सोचते हैं तो गॉस थ्योरम ने हम लोगों को सिंपल कहा है कि चार्ज अगर सरफेस के अंदर हो तो फ्लक्स होगा और अगर चार्ज सरफेस के बाहर हो तो फ्लक्स नहीं होगा। इसी बात को फ्लक्स 0 होगा। इसी बात को हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर से आ रहा है तो फ्लक्स मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करके जा रहा है, मतलब बाहर से कहीं से आ रहा है और सरफेस को क्रॉस करके आ रहा है, तो फ्लक्स 0 होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, सरफेस के अंदर से आ रहा है
तो फ्लक्स यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर सरफेस कुछ इस तरीके से दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ इस तरीके से पास करे तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस जीरो होगा। ये बातें पिछले क्लास मैंने आप लोगों को बताई और यहाँ आज भी मैंने इसे समझाया ताकि कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो फ्लक्स को हम लोग चार्ज के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस ने जो थ्योरम दिया उस थ्योरम ने एक और कमाल किया, उस थ्योरम ने कूलम्स लॉ को प्रूव कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से गॉस के थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग कूलम्स लॉ को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए, डिड्यूस करने के लिए कूलम्स लॉ को हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस हम लोग लेते हैं r, थोड़ा सा, ठीक है, रेडियस r और ये पॉइंट है। ओके, अब इस पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं q प्लस q चार्ज, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। और इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी नॉर्मल टू सरफेस ये होगा। तो थीटा कितना होगा, इन दोनों के बीच में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस क्या होता है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, ये डी एस छोटा सा एरिया यहाँ पर है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पे निकालें तो सारा पॉइंट इस सरफेस का सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है आर के ऊपर। अगर आर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है, ये सारा डिस्टेंस आर है, तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलने वाला, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल डी एस और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, उसे भी 1 लिख देते हैं, तो सिर्फ क्या बचा डी एस। अब अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं डी एस क्या है, स्फीयर का एक छोटा सा एरिया, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सारे छोटे से एरिया का सम। तो अगर सरफेस में, स्फीयर के सरफेस में जितने भी छोटे छोटे हम लोग डी एस लेंगे और सारे डी एस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, स्फीयर के पूरे सरफेस का एरिया। और स्फीयर के पूरे सरफेस के एरिया को हम लोग किसी और फॉर्म में कह सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्यों ना सम ऑफ डी एस की जगह पे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ डी एस, पूरे डी एस का सम क्या मिलेगा हम लोग को, स्फीयर का एरिया। तो ये हम लोगों को मिला फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्फीयर। ओके, उसके बाद फ्लक्स निकालने के लिए गॉस ने एक थ्योरम दिया। हम लोग जानते हैं गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा कि फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसे और इसे गौर से देखते हैं, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ही फ्लक्स है। किस सरफेस का है, इसी सरफेस का, इसका मतलब दोनों फ्लक्स का वैल्यू इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 E into 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर E कैलकुलेट करते हैं तो E क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये क्या था, यही तो था हम लोगों का कूलम्स लॉ। तो इस तरीके से गॉस के थ्योरम के जरिया, या ऐसा कह सकते हैं कि गॉस के थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कूलम्स को फाइंड किया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं गॉस के थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन के बारे में, या गॉस के थ्योरम का इस्तेमाल करके अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर का इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे और उस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वायर है जो कि बहुत बड़ा, इन्फिनिटली लॉन्ग, काफ़ी बड़ा। अब इस वायर में चार्ज दे देते हैं। पहले मान लेते हैं पूरे वायर में चार्ज कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है ये हम लोग को फाइंड करना है। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, जो वायर से कितनी दूर पे है, वायर से R डिस्टेंस पर है। तो पिछले क्लास हम लोगों ने देखा कि अगर आप गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप लोगों को 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना हम लोगों को। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद टोटल चार्ज सरफेस के अंदर, उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना उसे कैलकुलेट करना है। तीसरा, हम लोगों को क्लोज इंटीग्रल EDS फाइंड करना है और फिर क्लोज इंटीग्रल EDS को गॉस थ्योरम के इक्वल करके वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 4 स्टेप हम लोगों को पहले लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, और वो गॉसियन सरफेस यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, यहाँ होगा वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में। क्योंकि हम लोगों ने ये भी पढ़ा पिछले क्लास में कि हम लोग ऐसे सरफेस को सिलेक्ट करेंगे जो सिमेट्रिकल हो। अब स्फीयर तो इस लॉन्ग वायर के अराउंड स्फीयर तो हम लोग बना नहीं सकते, तो एक लॉन्ग वायर के अराउंड सिमेट्रिकल फिगर कौन होता है, सिलेंडर होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक सिलेंडर बनाएंगे। ठीक, और वो सिलेंडर कुछ इस तरीके का L लेंथ का ले लेते हैं। मान लेते हैं वो सिलेंडर का लेंथ कितना है, L, जो इस लॉन्ग वायर के अराउंड हम लोगों ने बनाया, और उस सिलेंडर का रेडियस लेंगे हम लोग R, और ये लेंथ होगा L। तो ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ, या ऐसा कह सकते हैं गॉसियन सरफेस के हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। और वो गॉसियन सरफेस कहाँ से पास होना चाहिए, उस पॉइंट से जो जिस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि हम लोगों को ये पता करना है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट कंप्लीट किया, ड्रॉ किया हम लोगों ने क्या, सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। लेंथ L का और R रेडियस वाला एक सिलेंडर हम लोगों ने बना लिया। दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास क्या था कि हम लोगों को टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस, जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने बनाया उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है, ये हम लोगों को पता करना है। अब ये वायर तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। अब इसमें टोटल चार्ज हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हम लोग मान लेते हैं लेट चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, एक यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, और यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ कितना यूज किया, L। तो देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन लेंथ L इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L लिख सकते हैं हम लोग। ये हम लोगों का टोटल चार्ज हुआ, इसे हम लोग Q से डिनोट कर देते हैं। अब इसका वैल्यू मान लेते हैं कि क्या है, Q है। लैम्डा इंटू L टोटल चार्ज है, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, मान लेते हैं Q है। यहाँ पर एक सवाल आप लोग पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, और आप तो निकाल रहे हो लेंथ L वायर की वजह से, ऐसा क्यों पूछा गया, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, और आप यूज़ कर रहे हो लेंथ L और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो। तो इसका जवाब सिंपल है, सब्र करो, थोड़ी देर रुको, पूरा जवाब मिलेगा कि क्यों लेंथ L लेकर के हम लोगों ने ये फाइंड किया। ओके, तो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा कि लेंथ L क्यों लिया गया है।
इन्फिनेटली लॉन्ग वायर से बोला गया तो इन्फिनेटली लॉन्ग वायर का ही रिजल्ट निकालेंगे हम लोग, सिर्फ लेंथ एल का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो टोटल चार्ज ऑन लेंथ एल क्या है, लैम्डा इंटू एल। तो मतलब ये एल लेंथ कहाँ है, सिलेंडर के अंदर। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो देयरफॉर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोगों का टोटल चार्ज पता करना। तो टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा लैम्डा इंटू एल। अब हम लोगों को ये पता करना है कि क्लोज इंटीग्रल ईडीएस का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर इस चार्ज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है उसका डायरेक्शन कहाँ है। सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है। तो इससे हम लोग कई तरीके से सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। सबसे सिंपल तरीका ये है कि मान लो कि ये एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, तो क्या इसका ये एंड और ये एंड हम लोगों को दिखेगा? जवाब नहीं दिखेगा। तो जो नहीं दिख रहा है उसे छोड़ दो। हम लोग बात कर रहे हैं थोड़े से लेंथ के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर और भी बहुत सारा लेंथ है, इसके नीचे और भी लेंथ है। ये पूरा लेंथ कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा मालूम। कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ नहीं पता। हम लोग बीच के किसी हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज जो है, इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके नीचे भी चार्ज है। तो तीन चार्ज के बारे में सोचते हैं यहाँ से। तो तीनों चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो तीनों में क्या होगा, लैटरली रिपल्सन होगा। तो ये चार्ज क्या होगा, ये तीनों चार्ज हमेशा स्ट्रेट चलेगा। अब कहोगे कि ये एंड वाला, ये एंड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर और भी है। एंड वाला तो हम लोगों को दिख ही नहीं रहा, हम लोग तो बात कर रहे हैं बीच वाले चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी सारे चार्ज होंगे वो सारे चार्ज के बीच में आपस में लैटरल रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो लाइन ना नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं, वो सारे लाइन क्या होंगे, स्ट्रेट चलेंगे। मतलब इस वायर की वजह से अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऐसे रहने वाला है। क्यों ऐसे रहने वाला है? क्या ये ऐसे नहीं जा सकता है? क्या इसका डायरेक्शन ये नहीं हो सकता? जवाब है नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन इस नीचे की तरफ बेंड करना चाहेगा या नीचे की तरफ मुड़ना चाहेगा तो यहाँ पर भी तो चार्ज है, ये चार्ज भी ऐसे निकल रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नीचे आने नहीं देगा और ये इसे ऊपर जाने नहीं देगा। तो क्या इसके ऊपर भी चार्ज है? बिल्कुल है। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इस तरीके से, क्योंकि ये वायर इन्फिनेटली लॉन्ग है। तो जितने लेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी चार्ज है, उसके नीचे भी चार्ज है। तो जिस लेंथ को हम लोग कैलकुलेशन में ले रहे हैं उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो हमेशा पैरेलल रहेगा, हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इस लॉन्ग वायर जिसका लेंथ एल ले रहे हैं हम लोग, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ठीक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्लोज इंटीग्रल ईडीएस। तो यहाँ पर सरफेस कितना दिख रहा है हम लोग को, तीन सरफेस दिख रहा है। एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये और तीसरा कर्व सरफेस। तो इस सरफेस का नाम रख लेते हैं हम लोग S1, इसका नाम रख लेते हैं S2 और कर्व सरफेस का नाम रख लेते हैं S3। पहले हम लोग बात करते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस S1। फ्लक्स लिंक विथ सरफेस S1, इसका नाम रख लेते हैं φ1। तो φ1 इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा। अब यहाँ पर सरफेस के बारे में सोचो, जैसे कि यही सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से ले रहे हैं हम लोग। तो इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर। तो एंगल कितना बनना, 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल EDS इंटू कॉस 90 और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये फ्लक्स क्या मिला हम लोग को, 0। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग फ्लक्स लिंक विथ सरफेस S2, इसका नाम क्या रखते हैं, φ2। क्लोज इंटीग्रल, मेरे ख्याल से तुम लोग समझ ही गए होंगे कि ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इसका भी फ्लक्स 0। अब बात करते हैं हम लोग फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस S3। S3 से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो
ये पूरे को आप लोग वीडियो पॉज करो और पूरे को कॉपी कर लेना। चलो आगे देखते हैं। फ्लक्स लिंक्ड, यहाँ नीचे में नहीं, ऊपर करते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट, फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस S3 phi3 का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो phi3 में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर ये है और एरिया का डायरेक्शन भी यही होने वाला है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है और एंगल क्या मिलने वाला है हम लोग को 0 डिग्री। तो फ्लक्स 0 तो नहीं होगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल EdS इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ से यहाँ जो पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, वो सारा पॉइंट सरफेस में, क्योंकि लाइन कहाँ है, सेंटर से पास हो रहा है और सिलेंडर के सारे पॉइंट के बारे में अगर हम लोग सोचें तो सारा पॉइंट इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो phi3 को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज इंटीग्रल ds cos 0 डिग्री 1। अब ds पूरा ds ऐड करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और सभी जानते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई r और लेंथ क्या लिया हम लोगों ने L। तो ये हम लोग को क्या मिला phi3। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, टोटल फ्लक्स। ये हम लोगों का क्या चल रहा है, थर्ड पॉइंट चल रहा है ना, फ्लक्स। तो थर्ड पॉइंट टोटल फ्लक्स, या ऐसा कह सकते हैं टोटल फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल EdS किसका, सरफेस का, इज इक्वल टू क्या है phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। phi1 का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को 0, phi2 भी 0 और phi3 क्या है E इंटू 2 पाई RL। तो टोटल फ्लक्स क्या हुआ, टोटल फ्लक्स का वैल्यू हुआ E इंटू 2 पाई RL। ये हम लोगों को मिला फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस। ओके, अब हम लोगों को चौथा काम क्या करना है, गॉस के थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा कि 4 काम करना है। तो 3 काम हम लोगों ने कर लिया, अब चौथे काम के पास चलते हैं। आखिरी में क्या करना है हम लोग को, क्लोज इंटीग्रल। फोर्थ पॉइंट हम लोग का क्या है, क्लोज इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू क्या लिखना है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q, चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। Q को हम लोगों ने क्या लिखा था, लैम्डा इंटू एल, या ऐसा कह सकते हैं लैम्डा इंटू एल को हम लोगों ने क्यों लिखा था, तो Q की जगह पे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल और एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं भी हम लोगों के पास एल नहीं आया, यहाँ पर एल नहीं है। इसका मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग 10 सेंटीमीटर वायर के लिए भी कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर वायर, 1000 सेंटीमीटर वायर, 100 मीटर वायर, 200 मीटर वायर, किसी भी वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में यहाँ पर लेंथ है ही नहीं। तो इसलिए अब ये जो फॉर्मूला हुआ, आर लेंथ, आर डिस्टेंस, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर हो या फाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, किसी भी वायर के लिए आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। तो थोड़ी देर सब्र करने से हम लोगों को पता चला कि अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर हो या फाइनाइट लेंथ का वायर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लैम्डा बाई आर इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट को नोट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का रिलेशन क्या है। तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, कि किस पॉइंट पे, अगर हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक आर का वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर और ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर कम मिलेगा और यहाँ पर कम मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग वायर से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये
कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव के लिए कैलकुलेशन किया, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का मतलब डायरेक्शन ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मान रहे थे, हम लोगों ने ये डायरेक्शन में काम किया, इसलिए जो रिजल्ट आया वो उसी डायरेक्शन पे आया। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव यूज़ करेंगे हम लोग तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। ठीक, तो इसे भी नोट कर लेना है कि अगर लैम्डा मोर देन 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और अगर लैम्डा लेस देन 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड। तो ये एक एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम का, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।